नमस्कार। आज का टॉपिक रहेगा फिलोसफिकल बेसिस ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध में दार्शनिक आधार क्या है और उससे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे क्या हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम शोध कार्य करते हैं तो जब तक कि हम उसके दर्शन को नहीं समझेंगे, उसके दार्शनिक पक्ष को नहीं समझेंगे, तब तक वास्तव में हम शोध कार्य सही ढंग से नहीं कर सकते। पिछले काफ़ी दिनों से सोशल रिसर्च के पेपर में फिलोसफिकल बेसिस की बात की जाती रही है। पहले के कोर्स में फिलोसफिकल बेसिस रिसर्च में नहीं पढ़ा जाता था, कुछ यूनिवर्सिटी में हो सकता पढ़ा जाता रहा हो, लेकिन यूजीसी के सिलेबस में फिलोसफिकल बेस की भी बात सोशल रिसर्च में की जाने लगी है। क्योंकि हम ये जानते हैं समाज को समझना है तो उसके दर्शन को भी समझना होगा। जब तक हम उसके दर्शन को नहीं समझेंगे समाज को नहीं समझ सकते। तो स्पेशली सोशलॉजी में हमको उसके फिलोसफिकल बेसिस को समझने की आवश्यकता महसूस है। इसको समझने के लिए वर्तमान समय में हम इसके कई भाग में के आधार पर देख सकते हैं। एक भाग तो है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। अब ये मेटाफिजिक्स क्या है? जब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, तत्व मीमांसा की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि मूल तत्व की विवेचना से जुड़ा हुआ है। अर्थात सृष्टि का आधार क्या है, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, सृष्टि किनसे उत्पन्न हुई। शुरू से ही दर्शन शास्त्र के अंदर ये जिज्ञासा रही है कि वो ये सृष्टि के प्रारंभ कैसे हुआ, ये जानने का प्रयास करता रहा है। उसको कैसे जाना जाए कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये बात अनेक कालों से चली आ रही है। इसको अनेक कालों से जानने का प्रयास किया जाता रहा है। कुछ विद्वान इसे भौतिक आधार पर मानते हैं, वो भौतिकवादी कहलाते हैं। कुछ विद्वान इसे आध्यात्मिक आधार पर समझने की बात करते हैं, वो अध्यात्मवादी कहलाते हैं। भौतिक मानने वाले भौतिकवादी कहलाए और अध्यात्म वाले अध्यात्मवादी। अब बात आती है मूल तत्व के अतिरिक्त। मूल तत्व में भौतिकवाद, अध्यात्मवाद के साथ साथ पदार्थ, मन, आत्मा, पुनर्जन्म आदि के आधार पर भी चिंतन किया जाता है। भौतिकवाद क्या है, इसको पहले समझने का प्रयास करें। भौतिकवाद जिसका मत है कि जो कुछ अस्तित्व में है वह अंततः भौतिक ही है। जब हम बात करते हैं समस्त विश्व की, जो हमको दिखाई दे रहा है, तो वो एक तरह से भौतिक ही है, ऐसा भौतिकवादी मानते हैं। पूर्ण भौतिकवादी होने का मतलब ईश्वर के प्रति मनुष्य की जो आस्था है वो समाप्त हो जाती है, शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ये मानने लगता है कि यहाँ पर ईश्वर नहीं है। मार्क्स भौतिकवाद का समर्थक माना जाता है। भौतिकवाद हम उसे कहते हैं जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा उन्नति की जाए, अर्थात इन्हीं के द्वारा हम परम चरम शांति का अन्वेषण किया जाए, इस बात को मानता है। यानी कहा जाए एक तरह से भौतिकवादी ये कहता है कि संसार की उन्नति होनी है तो बुद्धि के जरिए हो सकती है, जिसमें ईश्वर की किंचित भी अपेक्षा न की जाए। अर्थात इसमें ईश्वर का रोल नहीं है, बल्कि मनुष्य की बुद्धि का रोल है, मनुष्य की इंद्रियों का रोल है, मनुष्य के मन का रोल है। अर्थात मनुष्य चाहे तो सब कुछ चेंज कर सकता है, सब कुछ बना सकता है, इसमें ईश्वर का कोई लेन देन नहीं है, ऐसा भौतिकवादी मानते हैं। आधुनिक भौतिकवादी कहते हैं कि विश्व के उत्थान में संबंधी साधना में ईश्वर का पुट नहीं है, ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। समस्त विश्व गर्त में चला जाएगा, इसकी सिद्धि में इसके पास पर्याप्त तर्क एवं प्रमाण है। अर्थात ये माना जाता है कि मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। सृष्टि के बारे में, सृष्टि को बनाने में, सृष्टि को आगे बढ़ाने में मनुष्य का एक महत्वपूर्ण रोल है। अध्यात्मवाद उसे कहते हैं जिसमें मन, इंद्रिय, बुद्धि के द्वारा किए गए अन्वेषण को मिथ्या एवं दुखमय माना जाता है। केवल ईश्वरीय शक्ति को इम्पॉर्टेंट माना जाता है
और उसी से परम शांति की साधना की जाए, इस पर जोर दिया जाता है। आधुनिक अध्यात्मवादी का कहना है कि संसार के समान मिथ्या है, उसमें प्रवृत्त होना ही मूर्तिमान अशांति एवं आह्वान करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि समस्त संसार इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि ईश्वर इम्पोर्टेंट है। इसकी सिद्धि हेतु भी इनके पास पर्याप्त प्रमाण है। अर्थात दो तरह से तत्वमीमांसा में समझने का प्रयास सृष्टि किया जाता है। अध्यात्मवादी ईश्वर को इम्पोर्टेंट मानते हैं, भौतिकवादी संसार में बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को इम्पोर्टेंट मानते हैं। इस तरह से दो दृष्टिकोणों से सृष्टि को समझने का प्रयास किया जाता है। अब बात आती है दूसरा बिंदु, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा जो कि हमारे वर्तमान शोध में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, यह प्रमुख विभाग कहा जा सकता है। इसमें ज्ञान के स्वरूप के बारे में बात की जाती है, ज्ञान के स्रोत के बारे में, ज्ञान के प्रमाणीकरण के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, इन पे विचार किया जाता है। जो ज्ञान का स्रोत बुद्धि को मैं कहते हैं वो बुद्धिवादी कहलाते हैं, जबकि जो अनुभव को ज्ञान का स्रोत मानते हैं वो अनुभववादी कहलाते हैं। इस तरह से बुद्धिवादी और अनुभववादी दो तरह के लोग होते हैं, या दो तरह के दृष्टिकोण हमको दिखाई पड़ता है जो सोसाइटी को जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का स्वरूप अब समझने का प्रयास करें। ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान सदैव प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ होता है। ये कहा जाता है ज्ञान चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ होता है। ज्ञान या तो सत्य होता है या असत्य होता है। अनुभववादी एवं तर्कवादी के अनुसार ज्ञान बुद्धि संगत अनुभव या व्यवस्थित अनुभव है, यानी बुद्धि जैसा सोचती है वही ज्ञान है। अनुभव, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया दोनों को ही सम्मिलित किए होता है। ज्ञान अनेक प्रकार का हो सकता है, किंतु जो ज्ञान औपचारिक होता है, जो अच्छा, वही अच्छा होता है जो हमको पुस्तकों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से संचारित होता है। इसके बाद हम ज्ञान के स्रोत की बात अगर हम करते हैं, ज्ञान का स्रोत क्या है, इसकी भी दो श्रेणियाँ हैं, जिसके अनुसार हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ज्ञान के स्रोत के जो दो मत हैं। बुद्धिवादी के हिसाब से समस्त ज्ञान बुद्धि पर आधारित होता है, जो जन्म से मिलती है। हम ये जानते हैं बुद्धि जन्म से मिलती है, जिसमें असीम शक्ति होती है, असीम पावर होती है, जिसमें समस्त सत्य का ज्ञान होता है। बुद्धिवादियों के अनुसार बुद्धि के अनुसार ही निश्चित सत्य एवं सार्वभौमिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात बुद्धि ही ज्ञान का अंतिम प्रमाण है। अर्थात हम अपनी बुद्धि से सत्य को जान सकते हैं, क्या सत्य है, क्या सही है, क्या वास्तविकता है। बुद्धिवादी कहते हैं कि बुद्धि से ही जाना जा सकता है। जबकि दूसरा मत है जो अनुभववाद की बात करते हैं, जो अनुभववाद को ज्ञान का आधार मानते हैं, जिसमें लाकर बर्कले को विशेष रूप से हम यहाँ मानते हैं। यह जन्मजात प्रत्ययों को अस्वीकार करता है, जो प्रत्यय हैं उनको अस्वीकार करता है। ये मानता है कि शिशु का जन्म के समय उसका जो बुद्धि है वो एक तरह से पूरी पट्टी के समान है, अर्थात उसको किसी तरह की बुद्धि नहीं रहती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, संपर्क में आता है, समाज को समझता है, वैसे वैसे उसमें संवेदनाएं और चिंतन की प्रक्रिया उसमें ज्ञान में वृद्धि करती है। वे किसी ऐसे पदार्थ को नहीं मानते जो अनुभव से सिद्ध ना होता हो। अर्थात अनुभववादी किसी भी ऐसे पदार्थ की बात नहीं करते जो अनुभव के आधार पर सिद्ध ना होता हो। सत्य की प्राप्ति अनुभव से ही हो सकती है। यह वह सिद्धांत है जिसमें समस्त ज्ञान का स्रोत बाह्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात हमारी इंद्रियां, हमारी आँख, हमारा कान, हमारी वाणी, हमारा शरीर जिस चीज़ को महसूस करता है वो एक दो दिन में नहीं है। बचपन से लेकर धीरे धीरे बच्चा जानने का प्रयास करता है,
ये माता है, ये पिता है, ये पड़ोसी है, ये भाई है, ये बहन है, ये दोस्त है, ये यार है, ये बिल्डिंग है, ये सब ज्ञान उसको एक दिन में नहीं आता, अनुभव से आता है। अनुभव से ही समाज को समझा जा सकता है, समाज को समझने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के बुद्धि से सब कुछ जाना जा सकता है, ऐसा अनुभववादी कहते हैं। अनुभववादियों का ये मानना है बिना अनुभव के समाज को नहीं समझा जा सकता, बिना अनुभव के हम समस्त विश्व को नहीं जान सकते। उसके लिए जरूरी है हम अनुभव के जरिए हम उस चीज़ को अनुभव करें, उस चीज़ को देखें, समझने का प्रयास। और यह एक दो दिन में नहीं आती। जब वहाँ पर हम घूमते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, एक दिन जैसे हम कह सकते हैं किसी समाज में हम जाते हैं, किसी कॉलोनी में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम घूमते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको सब चीज़ें एक बार में पता चल जाती हैं। जब हम घूमते हैं, संपर्क करते हैं, तो लोगों से उनके विचार जानने का मौका मिलता है। उन विचारों को जानते तब हमको पता लगता है इस सोसाइटी के लोग ऐसे हैं, इस सोसाइटी के लोग वैसे हैं, इस सोसाइटी के लोग कैसे हैं। ये ऐसे वैसे कैसे की जो जानकारी है हमको अनुभववाद के जरिए होती है। तो एक तरह से सोशल रिसर्च में अनुभववाद पर, विशेष रूप से समाजशास्त्र में हम बात करते हैं, तो अनुभववाद के जरिए ही हम सोसाइटी को समझने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि बुद्धिवादी इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम समस्त ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुभववाद का कहना है विशेष रूप से समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञानों में हम अनुभववाद के जरिए ही समाज को समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है ज्ञान के प्रमाणीकरण की। ज्ञान का प्रमाणीकरण को भी के भी दो मत दिखाई पड़ते हैं, एक तो यथार्थवाद और दूसरा आदर्शवाद। यथार्थवाद ये कहता है ज्ञान सदैव ऐसी वस्तु की खोज है जिसका मनस्य सामना होता है। इसमें वस्तु की सत्ता को स्वीकार किया जाता है तथा ज्ञान व वस्तु को भिन्न भिन्न माना जाता है। ज्ञान व वस्तु को भिन्न भिन्न माना जाता है। वस्तुएं वैसी ही हैं जैसा कि हम उन्हें देखते हैं, हम उन्हें उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में वो यथार्थ में है। हमने कहा टेबल है, टेबल इसलिए है कि हम उसको टेबल देख रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि टेबल हम उसको टेबल देख रहे हैं, वास्तव में वो टेबल ही है यथार्थ में, इसलिए हम उसको टेबल देख रहे हैं। अगर हमने ये कहा सूरज है, तो सूरज को हम सूरज देखना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम देखना चाहते हैं, वास्तव में वो सूरज ही है। मतलब यथार्थ में वो वस्तु वैसी ही होती है जैसी कि वो यथार्थ में। हमारे देखने से वो वस्तु वैसी नहीं हो जाती। तो यथार्थवाद ये मान के चलता है वस्तुएं जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जबकि आदर्शवादी कहता है वस्तु के अस्तित्व में संदेह करता है, अर्थात वो ये मानता है कि जैसी वस्तु दिखाई दे रही जरूरी नहीं कि वैसी ही हो, उसमें संदेह का दृष्टिकोण है। वह जगत की वस्तुएं भौतिक ना होकर मन के प्रत्यय मात्र है और हमारे मन से स्वतंत्र इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वस्तु का ज्ञान से आंतरिक संबंध होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं आदर्शवादियों का जो दृष्टिकोण है वो यथार्थवाद से एक अलग दृष्टिकोण लिए है। ज्ञान के प्रमाणीकरण के सिद्धांत के जरिए हम किसी भी एक तरह से प्राकथन को, किसी भी वाक्य की सत्यता की जांच कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कोई वाक्य सही लिखा है या नहीं लिखा है, चाहे उसको यथार्थवाद के जरिए समझने का प्रयास करें या फिर आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर समझने का प्रयास करें। समाजशास्त्र में देखा जाए तो वास्तव में वर्तमान समय में काफ़ी लोग यथार्थवाद के दृष्टिकोण के आधार पर भी देखते हैं और कुछ लोग आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर भी देखने जांच करने के प्रयास करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ज्ञान के प्रमाणीकरण का सिद्धांत हमारे विभिन्न तरह के सेंटेंसेस को, प्राकथनों को जानने का प्रयास करता है, उसकी सत्यता को जानने का प्रयास करता है। ये सिद्धांत हमको बताता है कि वास्तविकता क्या है। तर्क के आधार पर हम ज्ञान की सत्यता की जांच कर सकते हैं। सदा ही जानी जाने वाली वस्तुएं होती हैं, कोई अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है। मतलब
हमेशा प्रत्येक वस्तु को जानने की एक जिज्ञासा रहती है। अब बात आती है मूल मीमांसा। ये मूल मीमांसा क्या है? मूल मीमांसा की जब बात करते हैं तो मानव जीवन के मूल्यों से संबंधित है। इसमें तर्कशास्त्र है, नीति शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है, ये प्रमुख है। ये तर्कशास्त्र क्या है? जब हम तर्कशास्त्र की बात करते हैं तो ये सत्य से संबंधित, क्या सत्य है, वास्तविक सत्य क्या है, सत्य हम किसको कहेंगे, सत्य को कैसे जाना जा सकता है, सत्य को जानने का तरीका क्या है, क्योंकि जो सत्य है वास्तव में वही सत्य है, उससे अलग कुछ नहीं है। तो तर्कशास्त्र हम इसके जरिए हम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। नीति शास्त्र क्या है? शिव अर्थात मंगल से संबंधित है। क्या मंगल है, क्या शिव है, उसको जानने का प्रयास हम नीति शास्त्र से करते हैं। सौंदर्य शास्त्र एक तरह से सौंदर्य से संबंधित है, सौंदर्य के बारे में जानने का प्रयास हम सौंदर्य शास्त्र से करते हैं। अनुसंधान कार्य में ज्ञान मीमांसा को अधिक महत्व दिया जाता है। जब हम सामाजिक अनुसंधानों की बात करते हैं उसमें तत्व मीमांसा भी बात है, ज्ञान मीमांसा की दृष्टिकोण है और मूल्य मीमांसा का दृष्टिकोण है। लेकिन इसमें इपिस्टेमोलॉजी का दृष्टिकोण विशेष महत्व का, अर्थात ज्ञान मीमांसा विशेष महत्व का दृष्टिकोण है। अनुसंधानकर्ता विशेष रूप से ज्ञान मीमांसा के जरिए सोसाइटी को जानने का प्रयास कर सकता है। यह ज्ञान एवं सत्य का विज्ञान है, अर्थात अनुसंधान कार्य में क्या वास्तविक है, क्या रियल है, क्या वस्तुनिष्ठ है, क्या सत्य है, इसको जानने के लिए हम ज्ञान मीमांसा के विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। अब मेरे ख्याल से जो सामाजिक शोध की वास्तविकता है, दर्शन है, जब हम इसको समझ जाते हैं तो हमारे लिए रिसर्च करना आसान हो जाता है। इसलिए हम उसकी फिलॉसफी को भी समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि इसका दर्शन क्या है। आगे हम और बिंदुओं पे बात